नमस्कार। स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। हरियाणा के तो नतीजे आ गए, सारा फोकस अब महाराष्ट्र और झारखंड पे है। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है, उससे तो लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव पहले होंगे और उसके बाद फिर झारखंड के चुनाव होंगे। दोनों चुनाव एक साथ हो, ये भी बड़ी शंका लग रही है। फोकस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विधानसभा का आखिरी सत्र हुए करीब करीब 3 महीने हुए, लेकिन विधानसभा का आखिरी सत्र समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पर कैबिनेट मीटिंग लेकर निर्णयों की झड़ी लगा दी। ऐसे कई निर्णय हैं जिससे महाराष्ट्र पे वित्तीय बोझ तो पड़ ही रहा है, जिसको हम पॉपुलरिस्टिक मेजर्स कहते हैं, या जिसको फुकट की रेवड़ी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसको क्रिटिसाइज करते थे, वो तमाम रेवड़ियां अब महाराष्ट्र में बट रही है। महाराष्ट्र में कई ऐसी जातियां थी जिनको ओबीसी में शामिल हो करना था। ऐसे 33 जातियों को ओबीसी में शामिल करके एक नया वोट बैंक जोड़ने का प्रयास भाजपा ने किया। खासकर हरियाणा की जीत के बाद, जहां जाट और नॉन जाट पोलराइजेशन करने में भाजपा को लगता है कि कुछ हद तक वो सफलता मिली है, वैसे ही मराठा और नॉन मराठा क्या ये पोलराइजेशन होने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल के नेतृत्व में जो मराठा आंदोलन हुआ, उसका खामियाजा यकीनन मराठवाड़ा में, खासकर जहां 10 सीटें थी लोकसभा की, वहां 10 सीटों पे बीजेपी शून्य पे हो गई। एकनाथ शिंदे को जरूर वहां एक सीट मिली, 2 सीटें मिली, लेकिन वो सीटें भी जरांगे पाटिल की कृपा से, क्योंकि वहां मराठा कनेक्शन काम आया। दबी जुबान में ये भी चर्चा है कि जरांगे का आंदोलन शरद पवार और एकनाथ शिंदे मिला के तो नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मराठा पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जिस गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में, वहां पे उन्हें लगातार जो डर लग रहा है वो वही कि अगले चुनाव में यदि वो सत्ता में वापस आए तो फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस को टारगेट कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के लोग शरद अजित पवार को, जिससे शरद पवार को सहूलियत होती है। ऐसे कई मिक्स एंड मैच फॉर्मूले महाराष्ट्र में चल रहे हैं, लेकिन खासकर ओबीसी को, कई नई जातियां ओबीसी में जोड़ने से एक बात वो भी है कि जो ओबीसी का जो अभी गुट है, उनको भी लगता है कि जितने ज्यादा लोग ओबीसी में अकोमोडेट होंगे, उतना उनका फायदा कम होगा, क्योंकि फायदा लेने वाले यदि ज्यादा हो गए और जगह कम है तो फिर वो बंटवारा ठीक से नहीं होगा। यही कारण है कि मनोज जरांगे लगातार कुणबी सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे हैं। कुणबी वो मराठों की एक, मराठे ही जो खेती करते हैं उनके बाय एंड लार्ज कुणबी कहा जाता है। जो कुणबी होने पे वो ओबीसी होता है। तो यदि यदि मराठों को कुणबी का सर्टिफिकेट दिया कि सारे मराठे यदि कुणबी हो गए, तो फिर ये कुणबी ओबीसी में आने के बाद ओबीसी का फुटप्रिंट इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर फायदा कम हो जाएगा। इसलिए ओबीसी मराठों के सामने खड़ा है। ओबीसी बाय एंड लार्ज पिछले कुछ सालों से भाजपा का मतदाता रहा है। भाजपा उसको लगातार खाद पानी दे रही है, ताकि ओबीसी वर्सेस मराठा हो जाए तो कहीं ना कहीं महायुति यानी एनडीए गठबंधन को इसका फायदा होगा। ऐसे कई निर्णय हैं जो लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं। लाडली बहना योजना एक ऐसा ही निर्णय था, जहां 1500 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं। उसका कोई वित्तीय बजट में प्रोविजन नहीं था। उससे करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोड महाराष्ट्र की सरकार पर पड़ रहा है। इतना ही लोड राजमाता गौ माता पे पड़ रहा है, क्योंकि करीब करीब 1 लाख से ज्यादा देसी गाय हैं जिनको 1500 रुपए महीना सरकार को देना है। ऑलरेडी सरकार के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्ज है। इस साल के बजट में वित्तीय घाटा लाडली बहना और बाकी योजनाओं को देखते हुए 2 लाख करोड़ के आसपास जाता है। तो ये गैप 8 लाख कर्ज और ये 2 लाख कर्ज का गैप, यदि आप 2 लाख घाटा जो है, करोड़ का घाटा, इसका यदि कर्ज लेके आप पटाओगे तो फिर बोझ कर्ज का 10 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जीडीपी के 3% के अनुपात में मामला गड़बड़ा जाता है। तो महाराष्ट्र की वित्तीय हालत बहुत बुरी है। नितिन गडकरी ने इसके पहले एक प्रोग्राम में ये जरूर कहा था कि ऐसी फ्री के बांटने की योजनाओं से सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत बुरी होती है।
महाराष्ट्र में आप ओबीसी में लोग ले लो, ओबीसी को कई जातियों को लगेगा कि ओबीसी में आने से फायदा मिलेगा, लेकिन ओबीसी विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस जमा होनी है, वो फीस जमा नहीं होने की वजह से कई लोगों को आगे एजुकेशन लेने में तकलीफ हो रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है। हजारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक लिया है क्योंकि उनके बिल्स क्लियर नहीं है। लेकिन फिर सरकार ने हाल ही में करीब करीब 100 करोड़ का टेंडर इसलिए निकाला कि उन्हें डिजिटल विज्ञापन करने हैं। सरकार की प्रायोरिटी खर्चे की क्या है, ये देखना जरूरी है। कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं वर्तमान में एनडीए सरकार को खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये लगने लगा शायद वो सत्ता में नहीं आएंगे, तो वो इतनी सारे हेड्स ओपन करके जा रहे हैं कि जो नई सरकार आएगी उनके लिए इन खर्चों को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होगा। या फिर वो यदि ये बंद कर देंगे योजनाएं, तो फिर क्योंकि ये फ्री का माल रेवड़ियां बट रही है, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि लोग नाराज होंगे। तो कई बार आप जाने के पहले तिजोरी खाली करके जाते हैं, और यही कारण है कि आज विपक्ष भी चिंतित है और सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, खासकर वित्त मंत्री अजित पवार, वो लगातार इस बात को भी आगाह कर रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, प्रायोरिटीज हमें तय करनी। आज कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग में रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि तक तो अजित दादा मीटिंग में बैठे रहे, उसके बाद 2 घंटे मीटिंग चली और अजित दादा की खुद से खाली हो गई। कई अटकलें लगाए जा रहे थे। उसके बाद 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन दादा ने कहा कि उनका एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम लातूर में था, उस कार्यक्रम में गए थे, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ के गए। मेरा कोई भी ऐसी मनीषा नहीं कि मैं पार्टी से अलग हो जाऊं या गठबंधन से अलग हो जाऊं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, कयास लगाए जा रहे थे कि दादा कुछ गुस्से में बोलने वाले हैं, लेकिन सयाजी शिंदे नाम के एक मराठी एक्टर जो काफी हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में विलन का काम करते हैं, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की और पार्टी में उनको प्रवेश हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका आयोजन था। कुल मिला के मदरसे के टीचर्स की सैलरी 3 गुना बढ़ाना, किसानों को ये प्रॉमिस देना कि आने वाले 25 साल तक तुम्हें बिजली में फ्री दूंगा, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम जो योजनाएं हैं, इसकी कहीं ना कहीं एक प्रयास चल रहा है कि जनता को ये प्रयास बताने का प्रयास करे कि हमारी सरकार फिर से आएगी, ये सारी रेवड़ियां जो फ्री की बट रही है ये वैसे ही बटती जाएगी। दूसरी ओर जनमानस क्या कहता है? यदि हरियाणा का ही नॉन जाट जाट की लड़ाई में यदि सरकार, बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये लड़ाई करके उन्होंने पोलराइजेशन किया, हालांकि चुनाव जीतने के कई फैक्टर्स हैं और कांग्रेस के हारने के कई फैक्टर्स हैं। कांग्रेस हारी इसलिए बीजेपी चुनाव जीती वहां पे, उस पर विस्तृत चर्चा सभी प्लेटफॉर्म पे, अजीत अंजुम जी के भी प्लेटफॉर्म पे हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में वो स्थिति मुझे बनाई दिखती, क्योंकि महाराष्ट्र ये संयुक्त महाराष्ट्र है, जो निजाम से आया हुआ क्षेत्र मराठवाड़ा कहलाता है, सीपी बेरार से टूटा हुआ जो क्षेत्र है विदर्भ कहलाता है, मुंबई राज्य से पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण टूटा और कुछ हिस्सा उत्तर महाराष्ट्र। तो अलग अलग एस्पिरेशंस है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। आज महाराष्ट्र में, विदर्भ में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याओं का मामला है। यदि हम ऊपर के उत्तरी विदर्भ की बात करें, तो जिन जिलों में संतरे होते हैं, वो संतरे का एक्सपोर्ट बांग्लादेश पे बहुत अच्छी तरह से होता था, और संतरा उगाने वाला या संतरा लगाने वाला जो किसान था, वो कम से कम 2 टाइम की रोटी ठीक से खा रहा था। लेकिन सरकार ने निर्यात ड्यूटी लगाकर 100 रुपए से ज्यादा प्रति किलो संतरा इतना महंगा करवा दिया बांग्लादेश में कि बांग्लादेशियों ने भारत से, खासकर विदर्भ के संतरे से मुंह मोड़ लिया। आज विदर्भ का संतरा विदर्भ में सड़ रहा है, किसान परेशान है। सोयाबीन के रेट 4,000 रुपए से जा नहीं रहे। जो कपास जिसकी लागत 8,000 रुपए एकड़ है, आज उसका रेट जो खुला है मंडी में वो 5,000 का है। दिवाली कैसे मनाएं, ये लोगों के ऊपर प्रेशर है। बेरोजगारी अपने चरम पे है, और खासकर गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, ये जो लड़ाई है, क्योंकि मुंबई गुजरात में चाहिए, इसके लिए एक लंबी लड़ाई गुजरातियों ने और महाराष्ट्रियों ने लड़ी। 107 लोग शहीद हुए, तब जाके मुंबई महाराष्ट्र में आ गई। उस मुंबई को खाली करने का प्रयास बार बार हो रहा है। कई सरकारी बड़े बड़े ऑफिसेस गुजरात लेके चले गए हैं। बड़े बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, उनको गुजरात लेके चले गए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता की अस्मिता गुजराती वर्सेस मराठी में
वो भाजपा के विरोध में जाती है। भाजपा के अंदरूनी झगड़े, भाजपा में इतने बाहर के लोग आ गए हैं कि अंदर के लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं। उनका एक दबाव है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र में अलग-अलग है। लेकिन फिर रणनीतिकार तो अपने रणनीति से रणनीति करेंगे। क्या ओबीसी वर्सेस मराठा ये युद्ध वहाँ होगा, या फिर क्षेत्रीय जो अभिलाषाएँ होती हैं, जो अपनी आशाएँ होती हैं, अपेक्षाएँ होती हैं, वो अपेक्षा जो फुलफिल करेगा उस पे जाएँगे। यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी सीधी-सीधी लड़ाई, लेकिन वहाँ कांग्रेस तीसरे पोज़ीशन पे है। वहाँ लड़ाई शरद पवार और उद्धव ठाकरे से है। शरद पवार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो यकीनन वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने हरियाणा में की। कुल मिलाकर प्रयास तो भयानक हो रहे हैं। कल दशहरे की रैली होगी। हो सकता है रैली के बाद रविवार या सोमवार को चुनाव आयोग चुनाव घोषित करे, क्योंकि रैलियों का खर्चा दशहरे का यकीनन वो नहीं चाहिए था। अब यहाँ पहले रैली अ, दशहरे की एक बाला साहब ठाकरे की होती थी मुंबई में, और एक दशहरे का बड़ा आयोजन नागपुर में होता था संघ का, जो देश की नज़र उस पे होती थी। लेकिन अब मुंबई में ही 2 रैली होंगी, एकनाथ शिंदे की और उद्धव ठाकरे की। एक रैली नागपुर में होगी परंपरागत, एक कोल्हापुर में दशहरा बड़े लेवल पे मनने जा रहा है, और एक बीड़ में मुंडे बंधु भगिनी का एक दशहरा मेला हुआ है। ये इस बार चर्चा में होगा, क्योंकि मराठवाड़ा में खोई हुई ज़मीन वापस लेने के लिए बीजेपी भरसक प्रयास करेगी। कुल मिला के दशहरे के बाद ही जो कुछ होना है। लेकिन जो पॉपुलरिस्टिक मेजर्स लगातार सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार कर रही है, एक-एक दिन में 30-30, 40-40 निर्णय लिए जा रहे हैं। सरकारी ज़मीनें लोगों को आवंटित करने से लेकर, मदरसे से लेकर, ओबीसी से लेकर गौ माता, राजमाता, लाडली बहना, ऐसी कई योजनाएँ सरकार के तिजोरी खाली करने की ये इंडिकेशन दे रही है। फिर भी महाराष्ट्र की जनता 2 चीज़ों से बहुत आहत है। एक, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात चले जाना। दूसरे, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को बीजेपी द्वारा तोड़ना। ये चीज़ों का जो अभी भी क्रोध है, उस क्रोध का शमन बीजेपी कैसे करती है, यही आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल आज की स्थिति मैं देख लूँ, आज की बात करूँ, तो आज यदि मैं महाराष्ट्र की तरफ देखता हूँ, तो मुझे इंडिया गठबंधन का बढ़ोतरी बहुत आगे दिखती है, और एनडीए बहुत पीछे दिखता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।